हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। ये घटना हमें बताई है मीनाक्षी ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। ये मेरे साथ लगभग 1 महीने पहले ही हुआ। उस समय पर जब मेरे घर पर मेरी एक कज़न रहने के लिए आई हुई थी। अब क्योंकि वो जहाँ पर रहती है उसके पास वहाँ पेट्स हैं, तो उसकी आदत है कि वो रात के समय पर डिनर के बाद उनको घुमाने के लिए काफ़ी लंबी वॉक पर जाती है। और उसकी आदत तब भी वैसे ही रहती है जब वो हमारे पास मिलने के लिए आती है। हमारे कॉलोनी में ही लगभग हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर एक पार्क है जहाँ पर वो अक्सर घूमने के लिए जाया करती है। अब क्योंकि वो वहाँ पर हर रोज़ जाती थी तो उस रात को मैंने भी सोचा कि क्यों ना खाना खाने के बाद मैं भी उसके साथ चलूँ। मैंने भी उससे बोल दिया कि ठीक है, जब तुम जाओगी तो मुझे बता देना, मैं साथ चलूँगी। रात के 11:30 लगभग बज गए थे और मुझे पता था कि वो जल्दी तो घूमकर आएगी नहीं, क्योंकि उसे काफ़ी देर तक घूमना बहुत पसंद है। और उसके बाद जैसे ही हम वहाँ पर चलकर पार्क के पास पहुँचे और पार्क के अंदर गए, हम वहाँ पर मुश्किल से थोड़ी देर रुके होंगे। शायद हमने पार्क के चारों तरफ का 1 या 2 चक्कर लगा लिया होगा। और घड़ी में जब मैं समय देखा तो रात के 11:50 हो रहे थे कि तभी वो एकदम से एग्ज़िट की तरफ गई, जो कि उसकी तरफ से लेफ़्ट साइड पे था। और मैं बस उसके पीछे पीछे चली गई और उसके पीछे पीछे आते हुए हम दोनों रात में घड़ी के 12 बजाने से पहले ही अपने घर पहुँच गए। मैंने उससे तब तो कुछ भी नहीं बोला और घर आकर मैं भी चुपचाप अपने बेड पर लेट गई और उसके बाद अपने फ़ोन में यूट्यूब पर कुछ रैंडम वीडियोस देखने लगी। उसके बाद जब मुझे थोड़ी देर में नींद आने लगी तो मैं लाइट्स को ऑफ़ करने वाली थी और उसी समय पर मेरी उस कज़न ने एकदम से ही मुझसे कहा, मैंने पार्क में कुछ देखा। अब जब उसने एकदम से ऐसा बोला तो मैं भी एकदम कंफ्यूज हो गई और मैंने उससे धीरे से पूछा, इस बात का मतलब क्या है? तब उसने मुझे बताना शुरू करा कि जब हम पार्क में घूम रहे थे, पार्क की जो साइड्स होती हैं उनके ज़रिए पार्क का राउंड ले रहे थे, उस समय पर चलते हुए जो पार्क की फेंसिंग होती है उसके जस्ट पीछे एक काला सा साया खड़ा हुआ देखा। जैसे ही उसने ये बात बोली मैंने कहा, काफ़ी सारी रात हो गई थी और कई सारी स्ट्रीट लाइट्स भी थी वहाँ पर, तो हो सकता है तुमने किसी चीज़ की शैडो देख ली हो या फिर कोई आदमी वहाँ पर खड़ा हो जिसकी परछाई तुम्हें दिखी हो। तब उसने एकदम से बोला, दीदी मुझे पता है मैंने क्या देखा था। जब हम पार्क के दूसरी वाली साइड पर पहुँचे जहाँ पर पार्क का एग्ज़िट है, उस जगह पर मैंने उसी काली सी परछाई को देखा। मैंने एकदम अच्छे से देखा, वहाँ पर आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो वाली परछाई आ सके, बल्कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी इस एंगल में लगी हुई थी कि उस एरिया पर अच्छी खासी लाइट पड़ रही थी। पर उतनी लाइट होने के बावजूद वो वहाँ पर बस खड़ा हुआ था, एकदम काला साया। और मुझे और ज़्यादा डर तो उस वक्त लगा जब आप घूमते हुए उस साइड जा चुकी थी और मैं यहाँ पर इस तरफ ही खड़ी रह गई थी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद ये सब बस मेरी कल्पना है और मैंने अपना ध्यान उस तरफ से हटाने की कोशिश करी। और उसके बाद मैंने दोबारा उस तरफ देखा, ये सोचते हुए कि अब मैं अच्छे से एक बार चेक कर लूँगी कि आखिर वो चीज़ है क्या। और तब मैंने उसे और ज़्यादा ध्यान से देखा तो मैं और अच्छे से देख पाई कि वो ठीक आपके पीछे खड़ा था। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था और सिर्फ एक जगह पर स्थिर खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो उस जगह पर बस कुछ देर के लिए कोई मूर्ति सी खड़ी कर दी गई हो। इस वक्त तक मुझे पता लग गया था कि वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है और कुछ और ही है। वो इतना ज़्यादा स्थिर खड़ा हुआ था कि ऐसा किसी इंसान के लिए कर पाना असंभव है।
मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और वहीं पर बस खड़ी हो गई थी। उस वक्त पर जब आप मुझसे काफ़ी आगे निकल गई तो आपने मुझे आवाज़ दी कि क्या बात है। मैं बस भागकर आपके पास आ गई और मैंने उस वक्त आपसे कुछ भी इसलिए नहीं कहा क्योंकि उस वक्त मैं इस बात पर खुद भी यकीन नहीं करना चाहती थी, बल्कि मुझे पता था कि वो सच है, पर मैं फिर भी उस वक्त ये बात मानना नहीं चाहती थी कि वहाँ पर कुछ है। मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है। मैं तो इन सब चीज़ों पर यकीन भी नहीं करती थी, पर मैंने आज ये खुद अपनी आंखों से देखा। अगर आप ऐसा बोलती तो उस बात का सेंस भी बनता, पर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करती। जब मेरी बहन ने मुझे ये सब बताया तो मुझे भी उसकी बात पर यकीन हुआ और मैंने भी उससे कहा कि अगर तुम इतना कह रही हो तो मुझे लगता है कि ये बात सच है, पर अभी के लिए हम दोनों सो जाते हैं। उस रात हम दोनों ही सो गए और इसके बाद से मैंने कभी भी उससे उस इंसिडेंट के बारे में दोबारा नहीं पूछा। पर इसके बाद अगले दिन भी वो घूमने के लिए तो गई थी, पर मैं भी उसके साथ ही गई और हम दोनों उस दिन भी ज़्यादा दूर तक नहीं गए। बट जब हम पार्क के पास गए तो मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर तुमने उस साए को खड़े हुए देखा था। पर जब उसने मुझे उस जगह को दिखाया तब मेरे होश सच में उड़ गए, क्योंकि जो जगह उसने मुझे बताई कि वहाँ पर उसने वो चीज़ देखी थी, ठीक उसी जगह पर मेरे साथ कई साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद भी अगले कुछ हफ्तों तक मेरी बहन वहीं मेरे घर पर ही रही और उस बीच वो अब घूमने तो जाती, पर वो अब दूर नहीं जाती, बल्कि हमारे घर के सामने वाली जो गली होती उसी में ही थोड़ी देर टहल कर वापस घर में आ जाती थी। और जिस दिन उसे वापस जाना था उससे पिछली रात तो घूमने के लिए गई भी नहीं। ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम घूमने नहीं गई? तो उसने थोड़ा कांपते हुए सा बोला कि अब मुझे यहाँ पर घूमने में डर लगता है। अब जो चीज़ मेरे साथ खुद हुई थी उस बात को मैं जब खुद सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कहीं मैं ही तो पागल नहीं हूँ। पर जब ये सब चीज़ें मेरी बहन के साथ भी हुई तब मुझे अपने साथ हुए इंसिडेंट्स का भी एक कारण नज़र आया। बात दरअसल उस वक्त की है जब मैं अपनी फैमिली के साथ उस घर में शिफ्ट ही हुई थी, यानी कि इस समय से लगभग 9 या 10 साल पहले की बात। दरअसल उस समय पर मुझे भी घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था और मैं भी शाम के वक्त घूमने के लिए उसी पार्क में जाती थी जो कि हमारी कॉलोनी में स्थित था। दरअसल उस समय पर उस एरिया में 1-2 किडनैपिंग के केस भी हो चुके थे, पर एक शाम जब मैं पार्क से खेलने के बाद अपने घर वापस जा रही थी उस समय पर मुझे एकदम से अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल उस वक्त तक मैं पार्क से बाहर भी नहीं निकली थी और एग्जैक्टली उसी जगह पर थी जहाँ पर अभी मेरी बहन को वो चीज़ दिखी थी और उसी वक्त मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। बट ये बात मुझे ही पता थी कि ये चीज़ होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, क्योंकि पार्क के अंदर आने का बस एक ही रास्ता था, एक ही गेट था जो कि मैं अपनी आंखों से देख पा रही थी और उस टाइम पर मेरे अलावा पार्क में कोई भी नहीं था। ये बात भी मुझे पता थी। अगर कोई और मेरे बाद आया होता तो मुझे ज़रूर दिखाई देता। और सबसे बड़ी बात, पार्क के आसपास स्ट्रीट लाइट्स भी अच्छी खासी थी जिससे आसपास की चीज़ें दिख रही थी। भले ही उस जगह पर उस टाइम पर थोड़ा अंधेरा था जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था। जैसे ही मैं उस जगह से आगे की तरफ घर जाने के लिए बढ़ती रही मुझे बेहद ज़्यादा डर लगने लगा। मुझे ये लगने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। पर असली डर का एहसास तो मुझे थोड़ा और आगे हुआ। उस वक्त पर जब मैं पार्क के गेट के पास आई तब एकदम से ही मानो पूरा आसपास का माहौल एकदम ठंडा हो गया था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों के सीज़न में 45-50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और तब भी गर्मियों का ही सीज़न था और उस वक्त भी टेम्परेचर लगभग 41-42 डिग्री था। और उस टेम्परेचर में एकदम से ही इतनी गिरावट, वो भी बस उस छोटे से एरिया में। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था इस चीज़ से। जैसे ही इसके बाद मैं पार्क के गेट से बाहर निकली मैं फ़ौरन भागना शुरू कर दी। पर सबसे अजीब चीज़ तो मुझे ये लग रही थी कि मेरा घर जो कि पार्क से बस 5 मिनट की दूरी पर था, वहाँ पर मैं भाग कर भी ऐसा महसूस कर रही थी कि काफ़ी देर में पहुँच पा रही हूँ। और पूरे टाइम पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई मेरे जस्ट पीछे है। मैंने एक बार पलट कर भी देखा बट मुझे दिखा कुछ भी नहीं।
पर एक बार जब मैं घर पहुंची और जैसे ही मैंने घर के अंदर एक कदम रखा, ये सारी फीलिंग्स गायब हो गई। एकदम से ही वो आवाज़ें बंद हो गई और हर चीज़ बंद हो गई। आखिर ये कैसे हो सकता था? अगर ये सब कुछ नॉर्मल था या फिर कुछ अजीब नहीं था, तो मेरे घर के पास आते ही ये सब शांत कैसे हो गया? और इस चीज़ का जवाब शायद मुझे उस वक्त मिला जब मेरी बहन के साथ ये सब हुआ, क्योंकि अब मुझे सच में लगता है कि उस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं वैसे उस पार्क की तरफ ज़्यादा नहीं जाती हूँ, बस कुछ काम से अगर वहाँ से निकलना पड़े तभी निकलती हूँ। बट वहाँ से निकलते हुए भी मेरे मन में अजीब से थॉट्स आते हैं और एक अजीब सी नेगेटिविटी वो जगह मुझे देती है। ये घटना मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये मेरे परिवार के साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। ये उस वक्त की घटना है जब मेरी दादी जी का बर्थडे था। उस टाइम पर मेरे मम्मी पापा और हम शहर से गांव गए थे अपनी दादी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने। हमारी फैमिली में जितने भी लोग थे जो कि अलग अलग शहरों में रहते थे, वो उनके बर्थडे के ओकेज़न में वापस गांव में आए हुए थे। पूरी फैमिली एक साथ हो गई थी, जिसके कारण माहौल काफ़ी ज़्यादा खुशी का था। भले ही मेरी दादी माँ ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करती थी, बट क्योंकि हम सब लोग वहाँ पर आ गए थे तो उनका बर्थडे हमने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करा। उनकी एज 90 इयर्स की हो गई थी। पर शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उस रात हमारी फैमिली में एक कितनी ज़्यादा भयानक घटना घटने वाली है। रात में सारी जब पार्टी ख़त्म हो गई तो हम सभी लोग अलग अलग रूम्स में सोने के लिए चले गए। मम्मी पापा मेरे साइड वाले रूम में थे और मैं अकेला एक रूम में सो रहा था। अब मैं आराम से सो ही रहा था कि इसी बीच मुझे अपनी बुआ की चिल्लाने की आवाज़ आई। एकदम से आई इस आवाज़ के कारण मेरी नींद खुल गई और मेरे को पता लगा कि ये आवाज़ बाहर से आई है। आवाज़ तो मैंने सुन ली थी, पर पता नहीं क्यों मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था और मैंने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। थोड़ी देर तक उनकी 2 या 3 बार और चीखने की आवाज़ आई, पर मैं फिर भी बिस्तर से उठ नहीं पाया। और तब मुझे बाहर से धीरे धीरे हल्के फुल्के लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। अब इस बार मैं उठकर बाहर जाने के लिए हुआ भी, पर एकदम से ही मुझे ऐसे पता नहीं क्या लगा कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है और मैं वापस बेड पर लेट गया और मैं सो ही गया। अब जब मेरी आँख खुली तो सीधा सुबह हो गई थी। मैं उठ गया और मुझे ये नहीं पता था कि सुबह के कितने बज गए हैं। मुझे मम्मी ने आकर नहीं उठाया था, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगा। अब जब मैं उठकर घर के बाहर आंगन में आया तो मैंने देखा कि एक कोने में कुछ राख पड़ी हुई है। जब मैंने थोड़ा पास जाकर देखा तो मैंने देखा कि वो कुछ पैसे थे और कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे कि एक लाल रंग का कपड़ा सा, कपूर, ये सब चीज़ें वहाँ पर जली हुई पड़ी हुई थी। ये सब देखते के साथ ही मुझे रात वाली बात याद आ गई और मुझे लगा कि इन चीज़ों का ज़रूर रात वाली उन चीखों की आवाज़ से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि कल तो दादी जी का बर्थडे था, तो उस अच्छे अवसर पर कोई भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्यों जलाएगा। ये सब जब मैंने देखा तो इसके बाद मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगा और जब मुझे वो मिले तब मैंने सीधा उनसे रात वाली बात पूछी। इसके बाद उन्होंने मुझे पूरा इंसिडेंट अच्छे से बताया। उन्होंने बताया कि जब मेरी बुआ चीखी, सभी लोग भागकर बाहर गए और उन्होंने देखा कि वो ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी हैं। किसी को भी नहीं पता था कि उनको क्या हुआ है, वो बस बेहोश हो चुकी थी। सब लोग पहले तो डर गए, पर जब उन लोगों ने देखा कि उनकी सांस चल रही है तब सब लोग उन्हें उठाकर अंदर लेकर आए। उनके चेहरे पर पानी वगैरह छिड़का गया और उसके बाद उनको होश आया। जब वो होश में आई तो ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और बेहद ज़्यादा परेशान भी थी। जैसे ही वो उठी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ काफ़ी ज़्यादा भयानक देख लिया हो। डर के मारे उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था और वो पूरी पसीना पसीना हो गई थी। अब तक सब लोगों को समझ में आ गया था कि ये कुछ ऊपरी चक्कर है और उन्होंने कुछ ऐसा वैसा तो देख लिया है। इसीलिए पापा उन्हें एक श्रवण को बुलाने गए जो कि गांव में ही रहते थे। पापा ने बताया आधे घंटे बाद लगभग वो श्रवण को लेकर वहाँ पर वापस आ गए और उसके बाद उन्होंने उसी समय घर से कुछ सामान मंगवाया और कुछ अपने साथ भी लेकर आए
और उसके बाद उस सारे सामान को एक जगह करके उन्होंने कुछ करना शुरू करा। अपनी पूरी क्रियाविधि करने के बाद उन्होंने एकदम से अपनी आंखें खोली और तब उन्होंने बोलना शुरू करा। उन्होंने बताया कि एक आत्मा हमारे घर में बीती रात से ही बैठी हुई थी और वो दरअसल हमारी दादी जी की आत्मा को अपने साथ ले जाने आई थी, पर उसने किसी गलती के कारण मेरी बुआ जी को पकड़ लिया और उन्होंने बताया कि वो अब भी उन्हीं के पीछे है और उन्हें इसके लिए एक विधि करनी होगी ताकि उन्हें उससे मुक्ति मिल जाए। इसके बाद उन्होंने कुछ पैसे, कुछ चुन्नियाँ और कुछ और सामग्री मंगवाई और उस सब को लेकर घर के बाहर आंगन में उन्हें जला दिया और उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ मंत्र भी करे। जब उन्होंने अपनी विधि कर ली तो मेरी बुआ की हालत भी पहले से ठीक हो गई। जब शमन ने अपना काम कर लिया तो उन्होंने घर के लोगों को बताया कि उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर ऐसी घटनाएं दोबारा से हों। अब मेरी बुआ जो कि काफ़ी देर तक सोई हुई थी वो अब फिर से उठी और अब वो पहले से ठीक लग रही थी। सभी लोग उनके आसपास आ गए और उसके बाद उन्होंने बताना शुरू करा और सब लोग ये जानने को भी उत्सुक थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। तब उन्होंने धीरे धीरे सारी बात बतानी शुरू करी, पर उससे पहले वो डरी हुई थी। तो मेरे पापा ने उन्हें बताया कि शमन ने अपना काम कर दिया है, अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तब जाकर उनके चेहरे पर कुछ संतुष्टि वाले भाव आए और उन्होंने बोलना शुरू करा। बर्थडे की पार्टी के बाद वो बर्तन धोने के बाद आंगन में से बाहर की तरफ जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए। उन्होंने बताया बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और तभी एकदम से ही उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। वो रुक गई और उन्होंने पीछे जब देखा तो पाया कि शायद कोई आदमी उनसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। उसका फेस दूसरी साइड था और वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। पहले तो मेरी बुआ को लगा कि शायद वो कोई घर का ही इंसान है, पर वो अंधेरे के कारण और पेड़ के कारण उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। तो उन्होंने वैसे ही पूछा कि वो डराने की कोशिश उन्हें क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उसके आसपास उस वक्त के बाद कुछ धुआं धुआं सा निकलना शुरू हो गया और वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने बताया कि वो एकदम से ही उनके सामने आ गया और उन्होंने मेरी बुआ का हाथ पकड़ लिया। मेरी बुआ ने भागने की बहुत कोशिश करी, पर उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और वो बिल्कुल हिल तक नहीं पाई। वो काफ़ी ज़्यादा डर, इसीलिए अब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी इसी चीख के कारण घर के सभी लोग उठ गए और उठकर जल्दी से बाहर आए। भले ही घटना लंबे वक्त पहले हुई हो, पर यह घटना मुझे आज भी अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि ये मेरी दादी जी के बर्थडे पर घटी थी। मेरा नाम महेश है और ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये साल 2000 के आसपास की है। उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 7-8 साल की रही होगी। मैं कर्नाटका का रहने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी उम्र काफ़ी कम थी उस वक्त, तो ये सारी घटना मुझे मेरी माँ से पता चली है। दरअसल हमारे परिवार में एक कुल देवता हैं जो कि शिव जी के ही एक रूप माने जाते हैं। ये दरअसल उस वक्त के बाद की बात है जब मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी और मेरे पापा उस वक्त सारी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे संभालना शुरू कर रहे थे। दरअसल हमारे कुल देवता का मंदिर हमारे घर से एक अच्छी खासी दूरी पर था और काफ़ी समय से हम वहाँ पर नहीं गए थे। इसीलिए अब मेरे पापा ने डिसाइड करा था कि हम लोग पूरी फैमिली को लेकर उस कुल देवता के मंदिर में जाएंगे। उस वक्त वहाँ तक जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बस ही थी। इसीलिए हम वहाँ जाने वाली एक बस में बैठे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। जब तक बस हमें उस जगह पर पहुँचाती अच्छी खासी देर हो गई थी, यानी कि रात हो गई थी और ऊपर से वो एरिया भी कुछ सुनसान सा लग रहा था। तब हमने कंडक्टर से बात करी तो उसने बताया कि यहाँ पर रहने के लिए वैसे तो कोई जगह नहीं है, बट जो मंदिर है वहाँ पर वहाँ के जो पुजारी हैं वो वहाँ पर आने वाले लोगों को रहने देते हैं अगर उनसे बात कर ली जाए। जब उन्होंने बताया कि वो जगह आ चुकी है तो हम सब लोग उस जगह पर उतर गए। वो एक छोटा सा गांव था जिसमें 30-40 से ज़्यादा घर नहीं होंगे। जो मंदिर था जहां हमें जाना था वो वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा, एक छोटी सी पहाड़ी के पास। रात के लगभग
10 बज चुके थे और बस स्टॉप पर भी हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। कंडक्टर ने हमें इशारे में वहाँ से मंदिर जाने का रास्ता बता दिया और अब क्योंकि वहाँ से जाने के लिए हमारे पास कोई और साधन नहीं था, इसीलिए हम सब लोगों ने फैसला करा कि हम पैदल ही जाएंगे। हम लोग कुल मिलाकर 5 लोग थे, मैं, पापा, दादी जी और मेरा एक छोटा भाई। मेरे पापा इस बात को लेकर कुछ सहमे हुए थे क्योंकि वो एक अनजान जगह थी और सुनसान भी, और उनके साथ 2 लेडीज़ थी और 2 बच्चे। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी उस डर को अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया और बिना किसी रोशनी के हम लोग उस रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ने लगे। मेरी मम्मी बताती हैं कि वो भी उस वक्त तो डरी हुई सी थी, लेकिन थोड़ी दूर जब वो आगे चले गए और उसके बाद जब वो एक तिराहे के पास आए तो वो सोचने लगे कि अब उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए, और तब उन्हें एक आदमी सफ़ेद कुर्ते में उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो सामने वाले खेतों से उनकी तरफ आया और वो एकदम से उनके सामने आकर उसने कुछ भी नहीं बोला और उसने पापा के हाथ में जो भारी से बैग्स थे उनमें से एक बैग को उठाकर ले जाने का इशारा करते हुए वो बैग पापा से लिया और उसके बाद उसने मराठी में ही उनसे बोला, आइए मैं आपको वहाँ तक ले जाता हूँ, मेरे साथ चलिए। हम लोगों ने भी पता नहीं क्यों उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। मेरी दादी जी को भले इस बात पर शक हो रहा था और वो बार बार मेरे पापा को बोल रही थी कि उनसे बैग तो छोड़ो पर बच्चे को तो लो। दरअसल मेरा छोटा भाई, उसे भी उन्होंने अपनी गोद में ले लिया था, पर मेरे पापा ने कहा कि कुछ मत बोलिए। जब हम उस मंदिर के पास पहुंच गए तो उस आदमी ने एक तेज से आवाज़ लगाई, नसैया नीचे आओ। और इसके बाद इससे पहले मेरे पापा उससे शुक्रिया ऐसा कुछ भी बोल पाते, उसने वो सामान नीचे रख दिया और मेरे भाई को मेरी माँ को सौंप कर वो पीछे कहीं खेतों में ही कहीं चला गया। इसके तुरंत बाद एक आदमी मंदिर से बाहर आया। वो मंदिर का पुजारी था। उसने हमसे पूछा कि हम वहाँ पर इतनी लेट क्या कर रहे हैं, तो हमने बताया कि जब हम पहाड़ी से ऊपर की तरफ आ रहे थे तो हमारे साथ क्या हुआ था। पर उसने इस बात को काफ़ी ज़्यादा हैरानी से लिया क्योंकि उसने बताया कि उसने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी है, पर उसका नाम नरसैया ही था। और दरअसल उसके बाहर आने का कारण ये था कि उसे नींद नहीं आ रही थी, तो खिड़की के पास खड़ा था और तब उसने हम लोगों को वहाँ पर आया हुआ देखा। इसी वजह से पूछताछ के मकसद से वो बाहर आया था। अगले दिन हमने अपनी पूजा वगैरह करी और इसके बाद मेरे पापा ने पूरी बात दोबारा अच्छे से पंडित जी को बताई और उसके बाद पंडित जी को भी इस बात में काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, तो उन्होंने गांव वालों में पूछा क्योंकि गांव वाले ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए उन्हें पता चल गया कि वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मराठी बोलता हो। उन्होंने और लोगों से भी इस बारे में पूछा पर किसी को भी इस बारे में नहीं पता लगा। उन्होंने ये बात मेरे पापा को बताई और मेरे पापा ने मेरी मम्मी को। हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि वो रहस्यमय आदमी आखिर कौन था जिसने उस वक्त आकर हमारी मदद कर दी। मेरी मम्मी बताती हैं कि हमने बस उनकी बात मान ली और उनके पीछे पीछे चले गए, लेकिन उन्हें कैसे पता था कि हमें कहाँ जाना है और वो मराठी बोल रहे थे। ये सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है क्योंकि वो कर्नाटक का एक एरिया था। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात भी बताई कि जब तक वो उस आदमी से मिले नहीं थे उस वक्त तक की हर एक बात उन्हें अच्छे से याद है, पर जब से वो उस आदमी से मिली उसके बाद की उनकी सारी यादें एकदम धुंधली धुंधली सी हैं और उन्हें कुछ चीज़ें याद भी नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उस आदमी से कोई भी नेगेटिविटी तो नहीं आ रही थी, पर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी और बस ये पता लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो कौन थे। आप इस बारे में कुछ बता सकते हो तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सुदीप है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2009 में घटी थी। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी तगड़ी थी। शाम के 6 बज रहे थे और बाहर अंधेरा हो गया था। मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मेरा प्लान था अपने दोस्तों से मिलने जाने का। दरअसल वो काफ़ी पुराने दोस्त थे जिनसे मैं लंबे समय बाद मिलने वाला था। वहाँ पर जाने के लिए मैंने एक कैब कंपनी को कॉल करा और एक बुकिंग शाम 7 बजे की करवा ली। उस समय पर ओला या उबर नहीं होता था। यहाँ तक कि उस समय पर तो ऐसे स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे जो कि आजकल हैं। अगर आपको कैब चाहिए होती थी
तो आपको किसी कैब कंपनी को कॉल करना पड़ता था या फिर आप बीच सड़क पर निकल जाओ और किसी खाली कैब के मिलने का इंतज़ार करो। मेरे फ़ोन में एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें ड्राइवर का नाम मनोज सिंह लिखा हुआ था और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी। इसके बाद ठीक 7 बजे मुझे ड्राइवर की कॉल आई। मैं हैरान हो गया कि वो इतने पंचुअल कब से होने लगे। यही सोचते हुए मैं अपने घर की सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे चला गया। मनोज सिंह जो कि उस कैब का ड्राइवर था, वो शायद अपनी लेट 50s में होगा, जिसके बाल थोड़े सफ़ेद से थे और उन्होंने एकदम साफ सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। एक बार जब मैंने उनकी आईडी देख ली, उसके बाद मैं उस कैब में बैठ गया और उन्होंने मुझे बताया कि हो सकता है वहाँ पहुँचने में हमें 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए क्योंकि मौसम में धुंध छाने लग गई थी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वैसे ही मुझे अपने दोस्तों से 9 बजे मिलना था। चलते चलते गाड़ी में बैठे हुए मुझे लगभग 15 मिनट हो गए थे और तब मैंने इस बात को नोटिस करा कि मनोज ने शायद अपना मीटर ऑन नहीं करा था। फिर मैंने उनसे बोला, अंकल आपने अपना मीटर चालू नहीं करा, आप पैसे कैसे लोगे? तब उन्होंने जवाब दिया, नहीं सर, ये आपके लिए एक फ्री राइड है। मनोज ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखते हुए कहा, क्या? मैं थोड़ा हैरान सा हो गया। इसके बाद उन्होंने आगे बोला, आज मेरा जॉब पर आखिरी दिन है, कल मैं रिटायर हो जाऊंगा और उसके बाद इंडिया में जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर घूमने जाऊंगा। एज ए ड्राइवर ये मेरी लास्ट असाइनमेंट है और आप मेरे आखिरी पैसेंजर, इसीलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मनोज ने बोला, नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम अभी बस 15 मिनट पहले मिले हैं और मैं आपसे कोई फेवर नहीं चाहता। आप मुझे सर्विस दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपको पैसे भी दूंगा। बेटा, अभी अभी तुमने मुझे अंकल कहा और फेवर मैं तुम पर नहीं, तुम मुझ पर कर रहे हो। ये मेरी इच्छा है कि मैं अपने आखिरी असाइनमेंट के लिए पैसे ना लूँ। आखिरकार 200 रुपये से आपको या मुझे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, मनोज ने कहा। इसके बाद मैं उनसे और बहस नहीं कर पाया और चुपचाप सीधे होकर पीछे सीट पर बैठ गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि भले ही कैब ड्राइवर होने के बावजूद उनका दिल किसी भी रईस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसी कारण मैं उनसे अब धीरे धीरे बातचीत करने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्वभाव के थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पिछले 35 सालों से कैब चलाई है। उन्होंने एकदम गर्व के साथ कहा, मैंने कभी भी किसी को लेट नहीं करा और ना ही मैं कभी लेट पिकअप के लिए पहुंचा। मैंने भी उनकी तारीफ़ करते हुए कुछ और बातें करी। बात करते करते ही मेरी नज़र उनकी कलाई पर पड़ी जिसमें एक पुराने ज़माने की घड़ी बंधी हुई थी। इनफैक्ट वो घड़ी काम नहीं कर रही थी, उसमें टाइम 6:45 पर रुक गया था। मुझे हैरानी हुई कि ऐसा पंचुअल इंसान एक ऐसी घड़ी पहन रखा था जो कि ख़राब थी। मनोज की नज़र शायद मुझ पर पड़ गई थी और उन्होंने देख लिया था कि मैं उनकी घड़ी की ओर देख रहा था। इसके बाद उन्होंने एकदम से अपनी शर्ट की स्लीव को नीचे करते हुए थोड़ा बात को छुपाते हुए से कहा, मैं जानता हूँ मेरी घड़ी काम नहीं कर रही, पर ये मेरे पिताजी का दिया हुआ एक उपहार है और मैं इसे एक लकी चार्म के तौर पर अपने साथ हमेशा रखता हूँ। और रही बात समय पर आने के लिए, आपको घड़ी की ज़रूरत नहीं है। आखिर मुझे भी इस बात को मानना ही पड़ा कि उन्हें शायद घड़ी की ज़रूरत नहीं थी टाइम पर पहुँचने के लिए। हमने कुछ और बात करी और मुझे पता लगा कि उनकी वाइफ की डेथ काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। उनका बेटा एक इंजीनियर है जिसकी हाल ही में शादी हुई है। उनका बेटा और उनकी बहू कुछ टाइम पहले ही इस शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हुए हैं। आखिरकार थोड़ी देर और बीती और मैं अब अपनी मंजिल पर पहुंच गया था और वो भी एकदम टाइम पर। मैं कैब से बाहर निकला और मनोज अंकल से मैंने बोला, आपके जैसे अच्छे इंसान से मिलना मेरे लिए काफ़ी किस्मत की बात है। मुझे पता है कि आप मुझसे पैसे नहीं लोगे, पर आप हमारी इस छोटी सी मुलाकात के बदले मुझसे एक छोटा सा गिफ्ट ले सकते हो। प्लीज़ आप मेरी एक घड़ी ले लीजिए, अपने आखिरी पैसेंजर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। मैंने अपनी कलाई से अपनी घड़ी उतारकर मनोज जी को देने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मना करा, पर मेरा थोड़ा और ज़िद करने पर उन्होंने उस गिफ्ट को स्वीकार कर लिया। मैंने उन्हें शुक्रिया किया और उन्हें बाय बोला। इसके बाद मनोज वहाँ से चले गए और मैं रेस्टोरेंट में चला गया जहाँ मुझे अपने दोस्तों से मिलना था। लगभग 10 मिनट मुझे हो गए होंगे वहाँ पर पहुँचे हुए और तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया तो उस तरफ से आवाज़ आई, सर मैं कैब कंपनी से कॉल कर रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको हम पिकअप करने के लिए गाड़ी नहीं भिजवा पाए।
अगर आप अब भी उसी जगह पर हैं तो आप कह दीजिए, हम वहाँ पर तुरंत ही गाड़ी भिजवा देंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हुआ और एकदम से बोला, आपका क्या मतलब है? कैब आई तो थी और उन्होंने मुझे टाइम पर पिकअप भी करा और टाइम पर ही छोड़ भी दिया। वो औरत जो दूसरी साइड से बोल रही थी कुछ सेकंड के लिए चुप हुई और आखिरकार उसने पूछा, आपको किसने पिकअप करा सर? मनोज सिंह। मैंने उनका आईडी भी चेक करा था और उनकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी, गाड़ी में बैठने से पहले। सर, शायद ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शायद आपको पिकअप किसी और ने ही करा होगा। मनोज सिंह तो हमारे यहाँ पर ड्राइवर थे जिनकी आज शाम को लगभग 6:45 ही मौत हो गई थी। दरअसल वो आपको लेने के लिए ही जा रहे थे और तभी उनकी टक्कर एक ट्रक से हो गई, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई थी। हमें अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी डेथ के बारे में पता चला। उस तरफ से उस औरत ने कहा। मैं वहाँ पर बैठे बैठे एकदम जम सा गया और मेरे हाथ से मेरा फ़ोन नीचे छूट गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि मनोज ने मेरे से पैसे क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि जहाँ वो जाने वाले थे वहाँ पर पैसों का कोई काम नहीं था। मुझे अब ये भी समझ में आ गया कि उनकी घड़ी शाम को 6:45 पर क्यों रुक गई थी। ये वही समय था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से एक आखिरी बार पूरा करा। वो आखिरी मिनट तक पंचुअल रहे, जैसा कि उन्होंने कहा था। मैं वहाँ पर बैठे बैठे एकदम पसीने से तर हो गया और तभी मेरी नज़र मेरी कलाई पर पड़ी और मैं हैरानी से देखता रह गया कि मेरे हाथ में मेरी घड़ी अब भी थी। मनोज सिंह मेरी घड़ी भी अपने साथ नहीं ले गए। ये देखकर मैं हैरान हो गया। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो कि हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताई है, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। लगभग एक साल पहले मेरे घर वाले एक स्टाफ क्वार्टर में रहने के लिए आए थे। दरअसल वो घर लगभग 1900 के आसपास में बनाया गया था और वो एक रेलवे स्टेशन के पास में ही था, पर वो स्टेशन काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुका था। दरअसल वो स्टाफ क्वार्टर ही बनाया गया था उस जगह के स्टेशन मास्टर के लिए और लगभग 40 साल तक वो स्टेशन चालू रहा और उसके बाद कुछ रीज़न से वो बंद कर दिया गया। उसके बाद उसके आसपास के एरिया में काफ़ी जगह को तोड़कर कई सारे सोसाइटी बना दी गई और पास में ही उसके ट्रैक्स ऐसे ही गुजरते हैं आज भी। तो जून महीने में मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया और कई महीनों के बाद अपने घर वापस आया। दरअसल इससे पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे घर वाले इस घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, तो यानी कि इस घर में मेरा पहला विजिट था और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सुकून भरा था। पता नहीं क्यों, पर उस घर में बस रहने भर से ही मेरे अंदर एक अलग से ही शांति आती थी और ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पर रह रहा हूँ। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अब तक जितने भी घरों में रहता था मुझे काफ़ी अजीब लगता था, क्योंकि मुझे एक कॉम्प्लेक्स PTSD है और कुछ और मेंटल और फिज़िकल दिक्कतें भी हैं मेरे साथ। मेरी इस चीज़ से मेरे घर वाले भी अच्छी तरह मानते थे, क्योंकि जब मैं एक टीनेजर था उस टाइम पर मैं पता नहीं क्यों उल्टी चीज़ें यानी कि भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बहुत यकीन करता था। खैर, इस चीज़ का जो श्रेय जाता है वो एक तरीके से मेरी बुआ को जाता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में काफ़ी विश्वास रखती थी। मेरी बुआ एक ऐसी औरत थी जो कि इन सब चीज़ों के ज़रिए काफ़ी कुछ बता देती थी, मतलब वो कई चीज़ों को फील कर लेती थी। ज़्यादातर तो वो जब भी हम किसी घर में जाते तो वहाँ पर जाने के बाद बता देती थी कि उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी है या फिर पॉजिटिव एनर्जी। जब वो हमारे इस वाले क्वार्टर में आई तो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा घर है और यहाँ पे एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है इस घर के फ्रंट वाले बेडरूम में, जहाँ पर सब लोग इस बात को मानते भी थे। सब लोगों को ये लगता था कि उस जगह पे कोई औरत की आत्मा है। जब मेरी मम्मी ने मुझे इस बारे में बताया और मैं भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर गया था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी तरीके की कोई सुपर नेचुरल घटना हुई है उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ बार ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि दरवाजे की चाबी कई बार एकदम से घूमने लग जाती है और वो 2-3 मिनट तक ऐसे ही करती रहती है और उसके बाद फिर से शांत हो जाती है। इसका कोई कारण नहीं था। कई बार वो बताती थी कि ऐसा होता था कि वो कुछ काम करती रहती थी तो एकदम से उनके कुछ बाल हवा में उड़ते थे, मानो किसी ने अपने हाथ से उन्हें ऊपर किया हो।
बस ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी। कुल मिला के बात ये थी कि उन्हें शक तो इस बात पर बिल्कुल भी नहीं था कि उस घर में भूत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स पहले से ही इन सब चीज़ों में यकीन करते थे, क्योंकि पास्ट में हमारे साथ कुछ घटनाएं हो चुकी थी और वो भी मेरे ही साथ। पर मैं यहाँ पे आपको उनके बारे में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है। सबसे शुरू में मेरे साथ भी यही सब घटना होने लगी जो कि मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। मेरे को ऐसा लगता कि कोई मेरे एकदम से बाल खींचा हो, और एक बार मैंने जब देखा ध्यान से तो मैंने पाया कि मेरे रूम की चाबी भी एकदम से घूमने सी लगी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे साथ उस कमरे में कोई और भी है। पर मैंने इन चीज़ों को बस एक पैटर्न देखा, सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही सी हो रही थी। मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू टाइप की औरत थी। जब उन्हें गुस्सा आता था तो उन्हें कोई भी शांत नहीं करा पाता था, यहाँ तक कि वो पापा से भी ऊंची आवाज़ में बात कर लेती थी। पर जब से हम इस घर में आए थे तब से ये सब चीज़ें कम हो रही थी। मानो वो जो एनर्जी थी या फिर जो भी वो स्पिरिट थी वो इन सब चीज़ों को शांत कराने की कोशिश कर रही हो और बस कह रही हो कि लड़ो मत, तुम एक परिवार हो। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि देने वाली थी एक तरीके से। उसके बाद ये घटना भी हुई जब मैंने पहली बार उस घर में एक पूरी आकृति देखी। रात का समय था और मैं दरअसल नीचे टॉयलेट करने के लिए आया था। सच कहूँ तो मैं उस टाइम पर बस अपने शॉर्ट्स पहने हुआ था। मेरे मम्मी पापा सो रहे थे और मैं उस टाइम पे लिविंग रूम से जा रहा था। मैं दरअसल लिविंग रूम से होते हुए डाइनिंग रूम में जा रहा था, जिसके बाद मैं किचन में पहुंचता। तो मैं सारा काम करने के लिए जब मैं वॉशरूम में गया और उसके बाद जब मैं अपना काम निपटा के वापस आया, तब मैंने जैसे ही किचन में आके अपना फेस घुमाया तब मैंने डाइनिंग रूम के पास में ही एक बूढ़े आदमी को खड़ा हुआ पाया। वो बरामदे में खड़ा हुआ था बस। उसने एक तरीके का कुर्ता पहना हुआ था और उसके हाथ में एक छड़ी सी थी। वो मुझे एकदम से देखकर चौंक गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं उसे देखकर चौंक गया था। जैसे ही मैंने देखा कि वो मेरे सामने है, एकदम से ही वो गायब हो गया। मैं कुछ पलों के लिए वहीं पर खड़ा रह गया और सोचने लगा कि मैंने अभी अभी क्या देखा। पर मुझे किसी तरह का डर नहीं लग रहा था और ना ही ऐसा लग रहा था कि वो कोई बाहरी व्यक्ति हो। बस मैंने इस तरीके से रिएक्ट करा जैसे मैं तब रिएक्ट करता अगर मुझे मेरे मम्मी या पापा मुझे उस हालत में तब वहाँ पर देखते। तो इसके बाद मैं कभी भी ऐसे आधे कपड़ों में नीचे नहीं आता था। जब भी मैं नीचे आता मैं ठीक से कपड़े लोअर या टी शर्ट पहन लेता और उसके बाद मैं दरवाज़ों को भी धीरे से खोलता, ताकि अगर कोई आत्मा या फिर ऐसा कुछ वहाँ पर है तो वो मुझे ना दिखे या फिर वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि वो भी शायद हमें देखकर एकदम से चौंक जाते थे। लोग ये तो कहते हैं कि बुरी आत्माओं से बुरी घटनाएं होती हैं, पर अच्छी आत्माएं अगर हो तो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव भी आपकी ज़िंदगी में पड़ता है। जब मैंने उन्हें एक बार देख लिया था तब मुझे लगता था कि शायद वो जो औरत की आत्मा हम देखते हैं वो तो शायद उनकी बेटी है या फिर उनकी पत्नी। इस घटना के बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों, मुझे लगा उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले वरना मेरे साथ जब भी ऐसी कोई घटना होती थी मैं फ़ौरन अपने घर वालों को बताता था, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे साथ ये सब चीज़ें पहले भी हो गई थी। अगली जो घटना मैं बता रहा हूँ ये मेरे बेडरूम की थी। दरअसल मैं आराम से सोया हुआ था उस रात, तब मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे रूम में आ गया है। इसके बाद जो मेरा वॉशरूम था जो कि मेरे रूम के अंदर ही था, उसमें एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ था जिसके ऊपर साबुन या फिर ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी। तो उस टाइम पे जब मेरी आंख खुली तो मैंने नोटिस करा कि मुझे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई उस लकड़ी वाले फट्टे पर हाथ से मार रहा हो। ये आवाज़ आती रही और लगातार आती रही। मुझे नहीं पता, मैंने सांस पे ध्यान भी दिया, मैं बस सोने की कोशिश कर रहा था। मैं इतना ज़्यादा श्योर था कि ऐसा कोई खतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि बस और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं बस इसके बाद चुपचाप सो गया। कई बार मैं सोचता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो आत्मा है जो कि शायद रेलवे की लाइन से यहाँ पर भटकते भटकते आ गई हैं। इसके अलावा मेरी मम्मी ने भी एक बार एक पूरी बॉडी को देखा था। लगभग शाम के 6 बजे होंगे जब वो किचन में खड़ी होकर कुछ धो रही थी रात के खाने को बनाने के लिए। हम किचन का दरवाज़ा बाहर वाला हमेशा खोल के रखते थे ताकि किचन की गर्म हवा वहाँ से पास होती रहे। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने देखा कि एक आदमी उनके सामने से तेजी से गुजर गया। दरअसल उन्होंने उसे देख लिया था, पर उन्होंने सोचा कि शायद वो मेरे पापा होंगे, तो उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर उसके 1 या 1.5 मिनट बाद ही मेरे पापा उनके पीछे से आ गए
और ये बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि वो उनके सामने उस दरवाजे से आगे की ओर निकले थे। अब वो जब इस चीज़ को देखी तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और उन्होंने पापा को इस बारे में बताया। और उसके बाद जब मम्मी ने मुझे भी इस बारे में बताया तो उन्होंने बिल्कुल उसी बूढ़े आदमी के जैसे बताया जैसे कि मैंने उन्हें देखा था। तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने उन्हें ही देखा था। जब मेरे पापा को ये बात पता लगी तो वो भी ज़्यादा सरप्राइज से नहीं हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने भी एक औरत का साया इस घर में एक बार देखा है। इस सारी घटनाओं के बाद जब मैं वापस अपनी यूनिवर्सिटी चला गया और जब अपनी डिग्री लेकर सामान लेकर सब वापस आ गया, तब मैं अपना सामान को घर में मूव करा ही रहा था। और शाम के वक्त जब मेरे पापा मेरे लास्ट बैग लेने के लिए आए थे, उस टाइम पर मैं अपने घर के दरवाजे पे ही खड़ा था और तब मेरी नज़र डाइनिंग रूम के पास में गई जहाँ की लाइट उस वक्त पे ऑफ थी। मुझे एकदम से ऐसा लगा कि टेबल के नीचे से कोई काला सा साया ऊपर मानो मुंह उठाकर मेरी ओर झाँका हो। और जब मैंने देखा तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे लग रहा था कि मानो वो आत्मा मेरा स्वागत कर रही हो कि तुम काफ़ी समय बाद घर आए, तुम्हारा स्वागत है। और लगभग मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि वो शायद किसी आदमी की ही आत्मा थी। कुल मिला के मुझे लगता था कि उस घर में हमारे अलावा 3 आत्माएं और रहती थी। एक वो बूढ़े अंकल वाली, एक औरत की और एक जवान आदमी या फिर लड़के की। मेरे पास इस बात के लिए कोई भी सबूत नहीं है, बस ये मेरी एक फीलिंग है जो कि मुझे लगता है। मैं अपने उस घर के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि हमेशा बुरी चीज़ें हों। मैं इस घर में रहकर काफ़ी ज़्यादा खुश था जितने टाइम भी मैं रहा, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ पर वो लोग मेरा वेट करते थे, मेरा स्वागत करते थे। वहाँ मौजूद सभी लोग, भले ही वो मरे हुए क्यों ना हो। मैं काफ़ी ज़्यादा खुद को खुशकिस्मत समझता था कि जहाँ लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरी घटनाएं होती हैं, वही हमारे साथ इतनी अच्छी सी घटना हो रही थी। उनकी वजह से हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे। मेरे पेरेंट्स जो कि मेरे साथ ज़्यादा गुस्से में रहते थे, वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे से रहने लगे थे। उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी, वो लगभग बंद हो गई थी। और भी कई तरह की चीज़ें जो कि मैं आपको यहाँ पर खुले खुले नहीं बता सकता। आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। आई होप आप इसे पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।